हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। और जब डिज़ाइन पैटर्न की बात करते हैं तो पहला ही जो पैटर्न किसी के भी दिमाग में आता है वो आता है सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। इस वीडियो में हम जानेंगे सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। सिंगल डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है, इसे यूज़ करने की ज़रूरत क्या है, और हम इससे सीखेंगे इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से कि इंटरव्यू में इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। ना कि केवल ये कि सिंगल ट्रेड डिज़ाइन पैटर्न का हम प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं, बट उसके अलावा भी बहुत कॉमन बेसिक क्वेश्चन होते हैं सिंगल ट्रेड डिज़ाइन पैटर्न को लेके। जैसे कि मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में आपका पैटर्न वर्क करेगा या नहीं करेगा, या फिर हम अपने आपके सिंगल ट्रेड डिज़ाइन पैटर्न का जो आपने प्रोग्राम बनाया है क्या इसे ब्रेक करने का कोई तरीका है। अगर ब्रेक करने का कोई तरीका है तो उससे बचाने के क्या स्टेप्स हो सकते हैं। तो इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं हमारे किसी इंटरव्यूज़ में जो पूछे जाते हैं सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। तो आज के हमारे इस वीडियो का पर्पस है कि हम सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न के बारे में ए से लेकर जेड तक सब कुछ क्लियर करें विद एग्जांपल्स। हम आपको ढेर सारे एग्जांपल करके दिखाएंगे जावा जावा लैंग्वेज में। एक्लिप्स में मैं शेयर करता हूँ और आगे स्टार्ट करते हैं सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न रियल एक्सपेरिमेंट्स के साथ। तो जैसा कि स्लाइड में आप देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। सिंगलटन पैटर्न क्या होता है, इसे क्यों यूज़ करना है, सिंगलटन क्लास हम कैसे बना सकते हैं जावा में, थ्रेड सेफ्टी कैसे इंश्योर कर सकते हैं। एक और हमारा सिंगलटन पैटर्न बनाने का वे है बिल पग सिंगलटन। डॉक्टर विलियम पग ने उसे इंट्रोड्यूस किया था इसलिए उसका नाम बिल पग है। उसके बारे में पढ़ेंगे, हम देखेंगे सिंगलटन पैटर्न कैसे आप ब्रेक कर सकते हैं, जिसके दो तीन वे हैं जैसे कि रिफ्लेक्शन एपीआई से, रिलेशन से, फ्लोन से, और कैसे इसकी ब्रेकिंग को रोका जा सकता है। तो ये सब हम एक एक करके यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि सिंगलटन डिजाइन पैटर्न होता क्या है। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि सिंगलटन डिजाइन पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो जब भी हम जावा में कोई क्लास बनाते हैं और हम चाहते हैं कि इस क्लास का जब इंस्टेंशिएशन हो, मतलब जब उसका ऑब्जेक्ट बने, इंस्टेंस बने, तो वो एक इंस्टेंस बन जाए और उस इंस्टेंस को बार बार यूटिलाइज किया जा सके इंस्टीड ऑफ कि जब भी किसी को यूज़ करना हो तो उसका एक नया इंस्टेंस बनाए। इसका बड़ा ही कॉमन एग्जांपल होता है जो कि आप जेडीबीसी में यूज़ करते हो। जब डेटाबेस से कनेक्शन बनाते हो तो आप कनेक्शन चाहते हो कि कनेक्शन एक बार बने और उसी कनेक्शन का यूज़ करके आप इंसर्ट कर लो, उसी का इंसर्ट को उसके आगे बाकी ऑपरेशंस कर लो, उसी से रीड कर लो, इंस्टीड ऑफ कि बार बार आप हर एक्टिविटी करने के लिए, हर क्वेरी को चलाने के लिए नया नया कनेक्शन बनाओ। ऐसा इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो एक बहुत कॉमन एग्जांपल होता है जहाँ पे आपको सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न की रिक्वायरमेंट है। तो बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्ट है कि भाई, सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है हमारा कि बार बार हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, हमें एक ऑब्जेक्ट को मल्टीपल यूज़ कर सकें और बार बार नया ऑब्जेक्ट ना बनाएं थ्रू आउट। हमारा इतना फ्रीक्वेंटली कोई चीज़ यूज़ होनी है कि हम नहीं चाहते कि भाई बार बार उसको ऑब्जेक्ट बनाएं, उसके लिए मेमोरी वेस्ट करें। एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसे हम यूज़ करते रहेंगे क्योंकि हमें पता है कि उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होना है। तो ये रीज़न है सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न का। ठीक है, तो क्यों है सिंगलटन डिजाइन पैटर्न? एक ऐसा तरीका कि किसी क्लास का ऑब्जेक्ट वन टाइम बने एंड वो यूज होता रहे, रीयूज होता रहे, उसे हमें बार बार ना बनाना पड़े। ये है हमारा सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। एक बार क्विकली डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सिंगलटन डिजाइन पैटर्न एंश्योर्स दैट ओनली वन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ एन एप्लीकेशन। मतलब पूरी एप्लीकेशन की लाइफ टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एक ही इंस्टेंस क्रिएट होगा, बार बार क्रिएट नहीं होगा। और उसी से वो एक तरीके से ग्लोबल एक्सेस पॉइंट हो गया इंस्टेंस का। और मैं वो दिखा देता हूँ जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि इसका कहाँ कहाँ से यूज़ कर सकते हैं सिंगलटन पैटर्न को। जैसा कि मैंने डेटाबेस कनेक्शन के बारे में ऑलरेडी बात की, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। अदर एग्जांपल्स कैन बी लाइक लॉगर पे यूज़ कर सकते हैं आप, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के लिए, कैशे मैनेजर के लिए, सर्विस रजिस्टर के लिए। ये सारी वो जगह हैं जो आपको बार बार यूज़ करनी पड़ेंगे, बट आपको नया इंस्टेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। तो चलिए, अब मैंने यहाँ पे इक्लिप्स ओपन कर लिया है और हम देखेंगे कि हमें अगर सिंगलटन क्लास बनानी है तो हम कैसे बना सकते हैं, और बहुत डिटेल में उसे समझेंगे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो सबसे पहले मैं एक जावा का नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। तो आ गया यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं लेट्स से सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। इसके अंदर सोर्स के अंदर जाके मैं यहाँ पे अपनी एक नई क्लास बनाता हूँ, और मैंने क्लास का नाम दे दिया माई सिंगलटन। और अपने पैकेज का नाम दे देते हैं फॉर्म डॉट भावना।
तो मैंने माई सिंगल्टन नाम की एक क्लास बनाई, और उस माई सिंगल्टन क्लास में अब मैं चाहता हूँ, देखिए साथ में मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको समझ में भी आए कि जो हम कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं। तो साथ में मैंने एक, मान लीजिए यहाँ पे एक क्लास बनाई मेन, जहाँ पे मैं अपना मेन मेथड बना रहा हूँ। अब आपको ये बात समझ में आती है, मेन मेथड है, अगर इसमें मेन मेथड से माई सिंगल्टन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? माई सिंगल्टन लेट्स से obj1 इक्वल टू न्यू माई सिंगल्टन, राइट। तो मैं ऐसे ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ किसी भी क्लास का, एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ, दो ऑब्जेक्ट बनाऊँ, जितने ऑब्जेक्ट चाहूँ मैं यहाँ पे बना सकता हूँ किसी भी क्लास का। लेकिन यही, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें अवॉइड करनी है। हम चाहते हैं कि ये ना कर पाएँ, ये चाहते हैं हम ना कर पाएँ कि मल्टीपल इंस्टेंस ना क्रिएट कर पाएँ अपनी क्लास का। अगर हमें सबसे पहले ये प्रिवेंट करना है कि मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट ना कर पाएँ, तो क्या करें? कुछ ऐसा करें कि कोई भी पर्सन, कोई भी यूज़र जो हमारी क्लास को यूज़ करने वाला है, वो ये लाइन ना लिख पाए, न्यू माई सिंगलटन। अब ना लिख पाए तो इसके लिए सबसे एक बड़ा चीज़ तरीका, भाई देखो, उस लाइन से क्या होता है, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो। अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दूं, मैं अपनी क्लास के कंस्ट्रक्टर को कर देता हूँ प्राइवेट। जैसे ही मैंने कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया, अब देखिए यहाँ पे ये लाइन एरर देने लगी कि भाई आप नहीं क्रिएट कर सकते ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये लाइन लिखते ही मैंने प्रिवेंट कर दिया कि भाई मैं माई सिंगल्टन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है। मतलब कि मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट उस क्लास के अंदर से ही क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे ही प्राइवेट हो गया मैं उस क्लास के बाहर कहीं यूज नहीं कर सकता। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है जो हमें मेंटेन करनी है जब हमें सिंगलटन डिजाइन पैटर्न बनाना है, कि हम अपने कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बना देते हैं। अब नेक्स्ट थिंग हम क्या कर सकते हैं? अब भाई कंस्ट्रक्टर प्राइवेट बना दिया, हम ऑब्जेक्ट बाहर बना नहीं सकते भाई, लेकिन एक ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करना है। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम क्या करें? हम उसी क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं, हमने ले लिया एक प्राइवेट स्टैटिक, एक इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया ओबीजे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया न्यू माई सिंगलटन। देखिए मैं अगर ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उसी क्लास के अंदर माई सिंगलटन कॉल कर रहा हूँ, तब मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। लेकिन बात यह है कि अगर मैंने इसे प्राइवेट बनाया है तो मैं एक्सेस इसे भी बाहर नहीं कर सकता, इसे भी बाहर नहीं कर सकता। तो भाई ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर बना भी लिया लेकिन बाहर एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो फायदा क्या? तो मैं साथ में एक मेथड बना देता हूँ, लेट्स से कि पब्लिक स्टैटिक, और नाम दे देते हैं, उसका रिटर्न टाइप दे देते हैं माई सिंगलटन, कि मुझे अपनी ही क्लास का ऑब्जेक्ट लौटाना है। और मेथड का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया गेट इंस्टेंस। ठीक है। अब यहाँ पे ये मेथड का नाम दे दिया और यहाँ रिटर्न क्या कर दिया? जो हमने ओबीजे बनाया है। बस इतना मैंने किया, तो ये हमारा पहला काम खत्म हो गया कि मैंने माई सिंगलटन क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट, स्टैटिक ऑब्जेक्ट बना लिया अपनी ही क्लास के अंदर। उसके लिए एक पब्लिक मेथड एक्सपोज कर दिया गेट इंस्टेंस मेथड है, जो लौटाएगा। और मेथड को स्टैटिक बनाया। स्टैटिक क्यों बनाया वो भी हम समझेंगे, क्योंकि देखिए हमें अब इस स्टैंस को अपनी किसी बाहर की क्लास में, जैसे कि मेन क्लास में एक्सेस करना है। तो देखिए मैं न्यू माई सिंगलटन कर नहीं सकता, ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि भाई आ ही नहीं रहा, क्योंकि भाई कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है। तो मैं क्या करूं? मैं लिखूंगा यहाँ पे माई सिंगलटन और लगाऊंगा डॉट। डॉट लगाने के बाद आपको पता है किसी भी क्लास नेम लिख के अगर आप डॉट लगाते हो तो केवल उसके स्टैटिक चीजें एक्सेस कर सकते हो, आप उसके स्टैटिक वेरिएबल या उसके स्टैटिक मेथड एक्सेस कर सकते हो। जो नॉन स्टैटिक मेथड होते हैं वो तब तक एक्सेस नहीं कर सकते जब तक उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, राइट। तो हमारे केस में देखिए हमारा मेथड स्टैटिक है ये वाला गेट स्टैंस, इसलिए हम यहाँ यूज कर पा रहे हैं। और ये गेट स्टैंस मेथड लौटाएगा क्या? हमें लौटाएगा माई सिंगलटन क्लास का ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पे लिखा obj1 इक्वल टू माई सिंगलटन। तो यहाँ पे हमें अपनी क्लास का एक इंस्टेंस मिल गया, और ये हमारा सिंगलटन पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे अब मैं कितनी भी बार भी इस क्लास का इंस्टेंस बनाने की कोशिश करूंगा वाया द सेम लाइन, वो हमें सेम इंस्टेंस ही रिटर्न करेगा। अब क्वेश्चन दिमाग में सबकी यही आ रहा होगा कि भाई ये कैसे इंश्योर करे कि वो सेम ही है, नया नहीं बना। तो उसको देखिए समझते हैं। पहली बार में देखिए जब ये मेथड चला होगा गेट इंस्टेंस, तो क्या होगा? गेट इंस्टेंस मेथड यहाँ चला और उसने रिटर्न कर दिया ओबीजे। ओबीजे ने यहाँ नया ऑब्जेक्ट बनाया है। नया ऑब्जेक्ट बनाते समय प्राइवेट कंस्ट्रक्टर चला होगा। एक काम करते हैं, मैं ये चेक करने के लिए कंस्ट्रक्टर चला नहीं, यहाँ मैं प्रिंट में लगा देता हूँ कंस्ट्रक्टर कॉल्ड।
ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल कब हुआ होगा? पहली बार में जब माई सिंगलटन ऑब्जेक्ट एक्सेस किया गया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। उसके बाद जब दोबारा किया, तो अगर ऑब्जेक्ट दोबारा बना हो गया होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल्ड जो मैंने प्रिंट किया है दोबारा प्रिंट होगा। लेकिन अगर दोबारा नहीं बना होगा तो दोबारा प्रिंट नहीं होगा। तो जब हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे इससे हमें एक आइडिया मिलेगा कि क्या हो रहा है। तो लेट्स से मैं इस प्रोग्राम को नाउ रन कराता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे आया कंस्ट्रक्टर कॉल्ड एक टाइम। एक टाइम कंस्ट्रक्टर कॉल्ड आया का मतलब है कि हमारा प्रोग्राम केवल कंस्ट्रक्टर हमारा मतलब एक ऑब्जेक्ट एक ही बार बना। एक चीज मैं और करके देख लेता हूँ ताकि और क्लैरिटी मिल जाए। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ सिसो obj1 डॉट हैश कोड, और सेम मैं प्रिंट कराता हूँ obj2 का भी हैश कोड। तो हमारे पास दो जो obj हैं दोनों का हैश कोड जब मैं प्रिंट करा रहा हूँ, दोनों ऑब्जेक्ट का हैश कोड, तो यहाँ पे हमें उससे और अच्छा आइडिया लगेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों का हैश कोड सेम आया। इसका मतलब एक्चुअली में दो ऑब्जेक्ट मैंने दो बार लेने की कोशिश की माई गेट से, लेकिन दोनों ने सेम ऑब्जेक्ट लौटाया। और रीजन बहुत सिंपल है कि भाई हमने ऑब्जेक्ट बना है स्टैटिक, और स्टैटिक वेरिएबल्स स्टैटिक चीज़ों के बारे में आपको पता है कि वो क्लास लेवल पे होती हैं, वो ऑब्जेक्ट लेवल पे नहीं होती। अगर आपने जावा के बारे में स्टैटिक के बारे में पढ़ा होगा तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि स्टैटिक जो चीज़ बनाते हो वो क्लास लेवल पे होती है। जब वो पहली बार एक्सेस की जाती है क्लास में, कोई भी चीज़ स्टैटिक जब वो लोड होती है पहली बार क्लास, तो उसके लिए मेमोरी अलोकेट हो जाती है वन टाइम। अब उसके जितने भी आप इंस्टेंस बनाओ वो मेमोरी डिफरेंट नहीं बनती, इसीलिए यहाँ पे हमारा ये सिंगलटन पैटर्न को पूरा फॉलो करता हुआ एक छोटा सा प्रोग्राम है। लेकिन इस प्रोग्राम को हम बोलते हैं, जो हमारा एक टेक्निकल टर्म है, इसे बोलते हैं कि भाई ये ईगल लोडिंग है, कि हमने बना दिया गया ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट का बनाया माई सिंगलटन का, हमने यहाँ पे बनाया, इस लाइन पर बनाया। अब देखिए ईगल लोडिंग बोलते हैं, और इसका वर्ड का मतलब क्या है और कैसे प्रॉब्लम क्या है उसमें मैं बताता हूँ आपको। लेट से कि मेरे प्रोग्राम में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेट से कि एक मैंने पब्लिक स्टैटिक वेरिएबल ले लिया इंटीजर a इक्वल टू 10, कुछ भी वैल्यू दे दी। और यहाँ पे मैंने अपने प्रोग्राम में गया, मैंने चारों लाइन फिलहाल के लिए कमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने चारों लाइन कमेंट कर दी और मैंने केवल इतना लिखा है यहाँ पे, सिसो माई सिंगलटन डॉट ए। तो भाई माई सिंगलटन डॉट ए क्या है? स्टैटिक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है, इसलिए मैं डायरेक्ट एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब इसे मैं प्रिंट करूंगा तो देखिए क्या प्रिंट होता है। यहाँ पे आप जब प्रिंट करो तो देखो कि, सॉरी फाइल सेव कर देते हैं, और यहाँ पे प्रिंट में लिखा है कंस्ट्रक्टर कॉल्ड और 10। अब देखिए मैंने एक्सेस किया है केवल ए, केवल ए, मैंने ओबीजे तो एक्सेस ही नहीं किया, बट उसके बाद भी माई सिंगलटन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, जो कि मैं नहीं चाहता। आइडियली जब मैं इसे यूज ही नहीं कर रहा तो मैं क्रिएट करके क्या करूंगा? हमने मेमोरी भर के रख दी है जिस चीज का मुझे पता नहीं कि अभी मुझे यूज करना है, हो सकता है 10 लाइन बाद यूज करना है, उसका 1000 लाइन बाद यूज करना है। तो बेटर ये है कि किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट तब क्रिएट हो जब एक्चुअली में उसकी जरूरत है। तो ये जो हमारा पहला सिंगलटन पैटर्न का प्रोग्राम था, इसको हम बोलते हैं ईगल लोडिंग, जहां पे हमने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना दिया गया। लेकिन हमने यहाँ पे क्या इश्यू हुआ, यहाँ पे हमने देखा कि हम यूज करें चाहे ना करें, जैसे ही हम उस क्लास को लोड करेंगे, उसका कोई भी स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक मेथड यूज करेंगे, वैसे ही उसका इंस्टेंशिएशन हो जाएगा और ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास सिंगलटन पैटर्न का दूसरा प्रोग्राम आता है जिसे हम बोलते हैं लेजी लोडिंग, कि हम इंस्टेंशिएशन तब करेंगे जब एक्चुअली में हमारे वेरिएबल की, हमारे ऑब्जेक्ट की नीड होगी। उसके लिए हमें ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा सा चेंज करेंगे। यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट को नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम ऐसे ही रहने देंगे। बाय डिफॉल्ट किसी भी इंस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? अगर वो क्लास लेवल पे यहाँ पे दे रखा है, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है नल, आपको पता है राइट? तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक हल्का सा चेक लगाया कि अगर ओबीजे नल है तो ओबीजे इक्वल टू न्यू सिंगलटन माई सिंगलटन। तो जो लाइन मैंने यहाँ पे लिखी थी वो मैंने यहाँ पर कर दी कि जब तक कोई गेट इंस्टेंस मेथड को कॉल नहीं करेगा तब तक ओबीजे नल ही रहेगा, उसको मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा। लेकिन पहली बार जब कोई इसे एक्सेस करेगा तब होगा, तब उसे एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा और वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। अब मान लीजिए सेकंड टाइप को गेट रेफरेंस मेथड को कॉल कर रहा है, तो हमारा ऑब्जेक्ट नल नहीं है क्योंकि वो पहली बार में बन चुका होगा और उस समय ये दोबारा कॉल नहीं होगा। तो चलिए इसे चला के देख लेते हैं। तो मैं सेम प्रोग्राम दोबारा चला रहा हूँ जहाँ पे हमने
आपने नोटिस किया होगा, पहले फाइल सेव कर लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने भाई केवल सिंगलटन के ए वेरिएबल को प्रिंट कराया, और पिछली बार आया था कंस्ट्रक्टर कॉल्ड और ए। अब यहाँ पे आया आउटपुट में केवल 10। कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ। कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ, क्यों कॉल नहीं हुआ? क्योंकि भाई मैंने गेट ऑफ टाइम मेथड अभी कॉल ही नहीं किया है। तो यहाँ पे हमारी पहली प्रॉब्लम से सॉल्व हो गई लेजी लोडिंग की हेल्प से, जो हमारी ईगर वाली प्रॉब्लम थी। तो चलिए अब मैं इस लाइन को कमेंट करता हूँ। मैं वापस से इन सारी लाइन को अनकमेंट करता हूँ कि मैंने गेट ऑफ टाइम्स मेथड का यूज करके ओबीजे बनाया, उसका हैश कोड प्रिंट किया, फिर से गेट ऑफ टाइम्स मेथड का कॉल करके ओबीजे रिसीव किया और उसका हैश कोड प्रिंट किया। तो अब देखिए क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए कंस्ट्रक्टर कॉल्ड एक बार लिखा है, मतलब पहली बार जब गेट ऑफ टाइम्स चला, पहली बार जब गेट ऑफ टाइम्स चला तो उसने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया क्योंकि ओबीजे नल था। रिटर्न में आया कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ओबीजे रिटर्न हुआ, उसका हैश कोड जो भी था प्रिंट हुआ, जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और सेकेंड बार जब गेट रेफरेंस हमने कॉल किया, तो इस बार हमारा क्योंकि ओबीजे नल नहीं था, उसमें पहले से वैल्यू थी, तो ये लाइन चली नहीं, सीधे इसने वही ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। और उसका हैश कोड जब प्रिंट हुआ तो हमें देख सकते हैं आप कि दोनों को सेम हैश कोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये हमारे दो तरीके हमने देखे हैं। पहला देखा हमने ईगर वाला, और दूसरा देखा हमने लेजी लोडिंग के साथ सिंगलटन पैटर्न को बनाने के। तो अब जो है अगले जो टॉपिक पे बात करूंगा यहाँ पे, वो एक बहुत ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है। जब आप सिंगलटन पैटर्न के बारे में इंटरव्यू में बात करते हो, पूछा जाता है, आप एग्जांपल बनाते हो, ये बहुत कॉमन चीज़ है। ये सब बना लेते हैं कि आपने ईगर वाला भी करके दिखा दिया, आपने लेजी वाला भी करके दिखा दिया, बट एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले प्रॉब्लम समझते हैं, क्वेश्चन समझते हैं, इंटरव्यूअर्स पूछते क्या, उसके बाद उसके आंसर पे बात करेंगे। तो क्वेश्चन ये होता है कि क्या मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में जहाँ पे मल्टीपल थ्रेड बने हैं, वो इस प्रोग्राम को यूज कर रहे हैं, तो क्या आपका पैटर्न थ्रेड सेफ है? क्या आपके इस पैटर्न में कुछ गड़बड़ हो सकती है जब मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में इसको यूज करें? तो इसका आंसर है हाँ जी, हाँ, ये थ्रेड सेफ वाले प्रोग्राम में दिक्कत देगा। मतलब ये थ्रेड सेफ नहीं है, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम कैसे हो सकती है उस बात को समझते हैं। तो लेट से कि हमारे प्रोग्राम में मल्टीपल 3-4 थ्रेड हैं, या चलिए 2 थ्रेड हैं, और हमारा थ्रेड T1 और T2 दो थ्रेड हैं। थ्रेड T1 का जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ और उसने गेट ऑफ टाइम्स मेथड कॉल किया, और सपोज वो इस लाइन पे आया है, लाइन नंबर 13 पे चेक किया है ओबीजे इक्वल टू नल, और पहली बार में उसे नल मिला, वो अंदर गया बनाने के लिए, लाइन नंबर 14 की स्टार्टिंग में अभी उसने बनाया नहीं है। लेट से एट द एग्जैक्ट सेम मोमेंट अगर हमारा थ्रेड 2 आता है और वो भी इस लाइन पे चेक करता है, तो उसे ओबीजे क्या मिलेगा? उसे ओबीजे अभी भी नल मिलेगा, क्योंकि नल T1 को अभी बनाना बाकी, वो बनाने जा रहा है, अभी बनाया नहीं है। और वो इस वाले मेथड के अंदर वो भी घुस गया। अब भाई T1 और T2 दोनों थ्रेड इस वाली लाइन के अंदर घुस चुके हैं, हमारे नल चेक को क्रॉस कर चुके हैं। तो उस केस में ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये लाइन दोनों थ्रेड चला देंगे, तो हमारे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे, विच विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, राइट। तो हमारा प्रोग्राम थ्रेड सेफ नहीं है। अगर मल्टीपल थ्रेड्स सेम लाइन इस इफ कंडीशन को बाईपास कर जाएं एक ही टाइम पे, तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, हमारे इसके मल्टीपल इंस्टेंस बन जाएंगे। तो ये हमारी प्रॉब्लम है जो इंटरव्यूज में बहुत कॉमनली पूछी जाती है। अब पॉइंट है कि इस प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन क्या है, इस चीज को रिजॉल्व कैसे करें। तो अगर आप मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट के बारे में जानते हो, मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट के बारे में जानते हो, तो बड़े आराम से इस बात को समझ पाओगे कि भाई मल्टी थ्रेडिंग में हमारी ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि एक वेरिएबल है, हम चाहते हैं कि उसे यूज मल्टीपल लोग एक साथ एक्सेस ना कर पाए, या एक फंक्शन है उसे मल्टीपल लोग एक साथ ना घुस पाए, मल्टीपल थ्रेड। तो उसको बचाने का क्या तरीका है? बहुत सिंपल तरीका है। हम यहाँ पे एक कीवर्ड लिखते हैं, सिंक्रोनाइज्ड, पब्लिक स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड माई सिंगलटन गेट इंस्टेंस। जैसे ही मैं ये कीवर्ड लिख दूंगा यहाँ पे, ये मेरा पूरा मेथड सिंक्रोनाइज्ड हो जाएगा। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब जैसे ही अगर T1 थ्रेड इस मेथड के अंदर एंटर जैसे ही कर गया, वो एंटर करते समय लॉक कर देता है इस ऑब्जेक्ट को, इस पूरे मेथड को लॉक कर देता है। अब जब तक T1 इस मेथड के अंदर है, T2, T3, T4 कोई भी थ्रेड इस मेथड को टच नहीं कर पाएगा। अब क्योंकि वो टच नहीं कर पाएगा, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो थ्रेड एक साथ घुसे हों। तो अब एक ही थ्रेड गया है, उसने माई सिंगलटन का ऑब्जेक्ट बना लिया और ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। जैसे ही वो बाहर आया, थ्रेड 2 वापस गया, थ्रेड 2 अब इस मेथड के अंदर घुसा, उसे ऑब्जेक्ट कभी नल मिलेगा ही नहीं दोबारा, क्योंकि पहला वाला थ्रेड वो क्रिएट कर चुका होगा। तो हमारा पहली इंटरव्यू प्रॉब्लम की जो हमारी थी कि भाई थ्रेडिंग
मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में सेफ बनाना है, थ्रेड सेफ बनाना है, तो उसका सिंपल सा सीधा सा आंसर है, आप यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लगाओ और हमारा मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में सेफ हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे एक चीज़ जो हमने बोली कि सिंक्रोनाइज्ड लगाने से, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लगाने से अब ये मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में दिक्कत नहीं देगा, अगर अदरवाइज वो दिक्कत देगा, और मैंने रीज़न भी बताया आपको लाइन बाय लाइन, लेकिन उसको चलिए प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि एक्चुअली में सही में क्या प्रॉब्लम हो रही है, बहुत क्लैरिटी से समझ में आएगा। तो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे गया, मैंने ऊपर का पूरा कोड कमेंट कर दिया है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं एक छोटा सा कोड लिखता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रनेबल टास्क, मैंने अपना रनेबल इंटरफेस इंपोर्ट किया, रनेबल टास्क, और यहाँ पे बना लेता हूँ। आप चाहो तो इसे अपने कन्वेंशनल तरीके से भी बना सकते हो, एक नई क्लास बना के उसमें रनेबल इंटरफेस में इम्प्लीमेंट करके उसके अंदर ये सब करके भी कर सकते हो। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ लैम्डा वाला वे यूज़ करके। यहाँ पे मैं यहाँ इस रनेबल टास्क के अंदर वही काम करूँगा जो कि मैं ऊपर कर रहा था। मैं क्या कर रहा था, ऊपर ये कर रहा था, मैं सेम काम को यहाँ करूँगा, और obj1 की जगह मैं कर रहा था माई सिंगलटन। यहाँ पे मैं ओबीजे की जगह यहाँ लिख देता हूँ माई सिंगलटन डॉट गेट इंस्टेंस, और यहाँ से मैं हटा देता हूँ हैश को। ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं अपना, सॉरी यहाँ पर डबल हो गया है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो मैंने एक डनेबल टास्क बनाया, यहाँ पे लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन माई सिंगलटन का इंस्टेंस बनाओ, उसका हैश कोड करो। तो हमारा एक क्लास है, एक लैम्डा यूज करके टास्क बनाया। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लेट से कि मैं 10 थ्रेड बनाता हूँ, और 10 थ्रेड के अंदर मैं ट्राई करूँगा कि क्या हो रहा है। तो हमने किया यहाँ पे, लेट से मैंने बनाया थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर लिखा TRR थ्रेड एरे न्यू थ्रेड, और मैं लेट से 10 थ्रेड बना लेता हूँ, और मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे दे देता हूँ इंटीजर आई इक्वल टू 0 से लेके आई इज लेस देन 10 आई प्लस प्लस। यहाँ पे एरे में मैं वैल्यू डाल देता हूँ TRR और आई, यहाँ पे कर देते हैं नया थ्रेड का ऑब्जेक्ट। तो और यहाँ पर पास कर देते हैं टास्क जो हमारा है। तो अब इसी टास्क का टोटल 10 थ्रेड बन जाएंगे, राइट। लेकिन वो 10 थ्रेड, अभी कोई भी थ्रेड इतना हम प्रोग्राम चलाएंगे तो आपको पता है कि अभी थ्रेड कुछ स्टार्ट नहीं होंगे, अभी आप तो प्रोग्राम में देखिए कोई आउटपुट नहीं दिख रहा। अब मैं क्या करूँगा, सेम लूप दोबारा लगाता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ TRR डॉट स्टार्ट। तो देखिए टोटल 10 थ्रेड बने, 10 थ्रेड ने सेम काम किया, 10 थ्रेड के हैश कोड प्रिंट हुए, स्टैम्प प्रिंट हुआ। आइडियली अगर ये मेथड हमारा सिंक्रोनाइज्ड है, जैसा कि सिंक्रोनाइज्ड है, तो आउटपुट इसका सारे हैश कोड एक ही होने चाहिए, कंस्ट्रक्टर कॉल टोटल केवल एक बार लिखाना चाहिए। तो चलिए चला के देखते हैं। तो अरे वाह, देखिए कंस्ट्रक्टर कॉल लिखा है एक बार, और सारे ऑब्जेक्ट के सारे इंस्टेंस के हैश कोड एक ही, मतलब कि एक ही इंस्टेंस बनाया है, मल्टीपल इंस्टेंस नहीं बनाया है। बट क्या एक्चुअली में सिंक्रोनाइज्ड लिखने की वजह से हुआ है? तो चलिए इसे हटा के देख लेते हैं कि अगर ये सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यहाँ नहीं लिखा लगा होता तो क्या होता। तो हमने सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यहाँ से हटाया, और मैं दोबारा कॉल किया, और अब आप देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कोड कितनी बार लिखा गया, और अलग अलग हैश कोड भी आपको मिल रहे हैं, कुछ बार सेम मिल जा रहे हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि 10 के 10 थ्रेड सेम लाइन पे एक साथ घुसे हो, राइट। तो कुछ रैंडम आएंगे आपके आउटपुट कि कुछ थ्रेड वो जो सेम लाइन पे हमारे नल चेक को क्रॉस करके हैं सेम टाइम पे, उनके ऑब्जेक्ट अलग अलग बनेंगे, और जो बाद में आए हैं उनके ऑब्जेक्ट सारे एक साथ बन जाएंगे। तो ये हमारी मल्टी थ्रेडिंग थ्रेडेड एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम थी, जो यहाँ पे हमारा सिंक्रोनाइज्ड लिखने से रिजॉल्व हो गई। आई होप कि इस एग्जांपल के साथ आपको बहुत क्लैरिटी से समझ में आया होगा कि एक्चुअली में प्रॉब्लम थी क्या, और प्रॉब्लम हमारी रिजॉल्व कैसे हुई, राइट। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारी तरफ से जो इंटरव्यूज की तरफ से आता है वो आएगा, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि भाई सिंक्रोनाइज्ड आपने यहाँ पे लगा दिया, क्या ये सही वे है, या इससे बेटर कोई वे हो सकता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा ट्रिकी है। इस वे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बेटर चीज जो हमें करनी चाहिए वो हम आपको बताते हैं। लेट्स से कि हमारे यहाँ पे ढेर सारे लाइंस ऑफ कोड हों। इस हमारे मेथड के अंदर मान लीजिए बहुत सारा काम यहाँ पे किया गया हो, बहुत सारा काम यहाँ पे किया गया हो, बहुत सारी लाइंस ऑफ कोड यहाँ पे हों, बहुत सारी लाइन ऑफ कोड इसके बाद हों।
अगर हमने इस पूरा मेथड को सिंक्रोनाइज्ड बनाया तो होगा क्या कि ये सारी लाइन ऑफ कोड जब तक एक थ्रेड एक्सेस कर रहा है तब तक दूसरा नहीं कर पाएगा, जब तक दूसरा कर रहा है तब तक तीसरा नहीं कर पाएगा, लाइन से चलेंगे, राइट। लेकिन हमें प्रॉब्लम क्या सारी लाइन ऑफ कोड से है? नहीं, हमें प्रॉब्लम है केवल इस लाइन से कि भाई इस नल चेक के अंदर बार बार ना जा पाए। केवल इस नल चेक के अंदर अगर वो बार बार ना जा पाए तो हमारा काम हो जाएगा कि एक ही मूवमेंट पे दो थ्रेड या मल्टीपल थ्रेड इस नल चेक के अंदर ना जाएं। तो हमें केवल इतना ब्लॉक सिंक्रोनाइज करना था, पूरा मेथड सिंक्रोनाइज करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन देखिए यहाँ पे ट्रिकी बात यह है कि अगर मैं अपना प्रोग्राम बना रहा हूँ, मुझे पता है ना मैंने ऊपर कोई लाइन नहीं लिखी है, नीचे कोई लाइन लिखी नहीं है, तो मेरे प्रोग्राम में रियलिटी में सही में कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा कि मैंने पूरे मेथड को सिंक्रोनाइज बना दिया है। बट जस्ट फॉर इंटरव्यू पर्पस हमें पता होना चाहिए कि दिस इज नॉट अ राइट अप्रोच। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक डबल चेक लगाएंगे कि हम पहले चेक लगा लेते हैं इफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू नल, और ये वाला पोर्शन को हम यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे हम लगा देते हैं सिंक्रोनाइज आपका सिंक्रोनाइज ब्लॉक ऐसे कुछ, और ये यहाँ कॉपी कर देते हैं ऐसे, और यहाँ से इसे सिंक्रोनाइज मेथड लेवल से हटा देंगे और इसको हम यहाँ पे लिखेंगे माई सिंगलटन डॉट क्लास। तो देखिए ये लिखने से भी हमारा जो प्रॉब्लम था अभी भी देखिए रिजॉल्व ही रहेगा। अगर मैं अभी इस प्रोग्राम को दोबारा चलाऊंगा तो भी हमारा एक ही बार कंस्ट्रक्टर कॉल्ड आएगा और बाकी सारे ऑब्जेक्ट आप देख सकते हो सबका सेम हैश कोड आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारा पूरा मेथड हमने सिंक्रोनाइज नहीं किया, पूरे मेथड पे लॉक नहीं लगाया, हमने लॉक लगाया है केवल इतने पोर्शन ऑफ कोड पे जो कि हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मान लीजिए कि हमारे दो थ्रेड एक साथ इस लाइन के अंदर आ भी गए, कोई बात नहीं है, इसके पीछे चार लाइन लिखी है, दोनों थ्रेड एक साथ चला रहे हैं, कोई बात नहीं है, इसके अंदर आ गए तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे ही इस लाइन पे आएगा इतने को एक थ्रेड जो भी पहला थ्रेड इसके अंदर घुसेगा वो लॉक लगा लेगा, सेकंड थ्रेड उसमें घुस नहीं पाएगा, राइट। तो कभी भी दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होने देगा, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कभी नहीं होगा क्योंकि ओबीजे किसी भी दूसरे थ्रेड को नल नहीं मिलेगा। तो ये हमारा सेकेंड वे है मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में सेफ बनाने का। तो देखिए मैं एक बार छोटा सा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे अभी तक हमने सबसे पहले पढ़ा था हमारा सिंगलटन पैटर्न को कैसे हमने एक वे में बनाया जैसे हमने बोला था ईगर वे, दूसरे वे में बनाया जहाँ हमने दिखाया था लेजी लोडिंग के बारे में, तीसरे वे में हमने बात की कि वही मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में सेव करने के लिए हम सिंक्रोनाइज्ड मेथड को बना सकते हैं। हमने ये भी देखा क्या बोलते हैं कि रियल एग्जाम्पल के साथ कि सिंक्रोनाइज ना बनाने से प्रॉब्लम कैसे आई। फिर चौथे वे में हमने बात की कि भाई हम सिंक्रोनाइज पूरे मेथड को नहीं बनाएंगे, हम सिंक्रोनाइज केवल उतने पोर्शन ऑफ ब्लॉक को बनाएंगे जो ब्लॉक ऑफ कोड हमारे लिए एक्चुअली में इश्यू क्रिएट कर सकता है, राइट। तो ये चार टॉपिक्स अभी हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो अब आगे हम बात करेंगे कि सिंगलटन पैटर्न को जो आपने अभी प्रोग्राम बनाया है कैसे समहाउ ब्रेक किया जा सकता है। कि सिंगलटन पैटर्न है, अब देखिए थ्रेड सेफ्टी हो गई है, मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में ब्रेक नहीं हो रहा, पर क्या और भी कोई तरीका है कि जिससे सिंगलटन क्लास की भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन जाए? तो जी हाँ, उसका आंसर है यस। कैसे कर सकते हैं उसके भी मल्टीपल वेज हैं, हम सारे वे पे एक एक करके बात करेंगे और फिर देखेंगे कि उस वे को भी कैसे रोका जाए कि नहीं बने, उसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ में हम पढ़ेंगे बिल पग सिंगलटन पैटर्न के बारे में। तो ये तीन टॉपिक अभी हमारे कवर करने बाकी हैं इस वीडियो में। तो लेट्स पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि सिंगलटन पैटर्न को हम क्या अपनी जो अपनी क्लास बनाई थी क्या हम इसे किसी तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। चलिए वापस हम चलते हैं अपने इक्लिप्स पे और देखते हैं कि क्या हमारा सिंगलटन पैटर्न का जो प्रोग्राम हमने बनाया है वो किसी भी तरह ब्रेक किया जा सकता है। तो मैं वापस से ओपन करता हूँ आपका माई सिंगलटन। ये हमारा लास्ट वाला प्रोग्राम है जो हमने सीरियलाइजेशन वाली टेक्निक के साथ बनाया हुआ है, थ्रेड सेफ्टी के साथ है। मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में भी ये प्रोग्राम हमारा सही चल रहा है। लेकिन अब हम देखते हैं क्या हमारे पास वेरियस वेज हैं कि सिंगलटन क्लास का भी मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकूं, क्या उसके हमारे पास वेज अवेलेबल है? तो जी हाँ अवेलेबल है, मल्टीपल वेज अवेलेबल है। जैसे कि मैंने बताया पहले वे पे हम बात करते हैं जब हम यूज़ कर सकते हैं हमारा रिफ्लेक्शन की एपीआई, रिफ्लेक्शन एपीआई। तो रिफ्लेक्शन एपीआई में फॉर एग्जांपल मैंने लिया हमारी क्लास क्या है माई सिंगलटन, मैंने माई सिंगलटन क्लास डॉट गेट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर। तो जो हमारी क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर को मैं गेट करने की कोशिश कर रहा हूँ और इसको मैं रिसीव कर लेता हूँ कंस्ट्रक्टर के एक ऑब्जेक्ट में। कंस्ट्रक्टर मैं लिख देता हूँ कि यूजिंग रिफ्लेक्शन एपीआई हम ट्राई कर रहे हैं।
ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरर आ रही है, और एरर कह रही है कि भाई इसमें हमें इसमें चेक्ड एक्सेप्शन है, नो सच मेथड एक्सेप्शन और सिक्योरिटी एक्सेप्शन मैंने थ्रो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने माई सिंगलटन क्लास का कंस्ट्रक्टर गेट कर लिया। अब इस कंस्ट्रक्टर को अगर मैंने गेट कर लिया, तो क्या मैं कंस्ट्रक्टर की हेल्प से न्यू इंस्टेंस क्रिएट कर सकता हूँ? इसमें एक ऑब्जेक्ट मेथड होता है न्यू इंस्टेंस। तो मैं यहाँ पे अगर मैं कंस्ट्रक्टर की हेल्प से न्यू इंस्टेंस कॉल करने की कोशिश करूँ, लेट्स से मैं कर रहा हूँ ओबीजे टू इक्वल टू कंस्ट्रक्टर, तो ये अगेन एरर दे रहा है। और एरर क्या दे रहा है इसमें आप पढ़ सकते हैं, कह रहा है कि भाई एक तो अनहैंडल्ड है एक्सेप्शन, तो इसमें भी चेक्ड एक्सेप्शन लगे हुए हैं, तो हमने यहाँ पे थ्रो डिक्लेरेशन किया। उसने एक एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन और ऐड कर लिए, लगी इलीगल एक्सेस, इलीगल आर्गुमेंट, इन्वोकेशन एक्सेप्शन, ये सारे भी थ्रोस में लगा दिए मैंने। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि भाई ये यहाँ से हमें ये लाइन लिखने दी इसने, कंस्ट्रक्टर डॉट न्यू स्टैंस, और उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ ओबीजे टू डॉट हैश फोर, ताकि हमें पता चले कि जो दो ऑब्जेक्ट ओबीजे वन ओबीजे टू सेम है या अलग है। और अभी देखिए मैं प्रोग्राम चलाऊंगा तो यहाँ पे एक एरर आना चाहिए। लेट्स सी कि एरर आ रहा है, नहीं एरर आ रहा है, कह रहा है कि इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन। इलीगल एक्सेस क्या है? वो क्लियरली बोल रहा है कि कैन नॉट एक्सेस अ मेंबर ऑफ माई सिंगलटन विथ मॉडिफायर प्राइवेट, बिकॉज जो हमारा कंस्ट्रक्टर है इस क्लास का, वो हमें अगर रिफ्लेक्शन एपीआई से भी मिल गया है तो वो प्राइवेट ना, अगर वो प्राइवेट है तो मैं उसका इंस्टेंस नहीं बना सकता, ये रिफ्लेक्शन एपीआई भी नहीं करने दे रही है। लेकिन क्योंकि मुझे कंस्ट्रक्टर मिल गया है और रिफ्लेक्शन एपीआई के थ्रू मेरे पास और भी ऑप्शन होते हैं, मैं जाके इसको कंस्ट्रक्टर का एसेसिबिलिटी चेंज करके पब्लिक बना सकता हूँ। तो मैंने लाइन लिखी कंस्ट्रक्टर डॉट सेट एसेसिबल और यहाँ ट्रू लिखा। ट्रू लिखने के बाद अब ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया है पब्लिक। और अब आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल दो बार आया, दोनों बार अलग अलग हैश कोड प्रिंट हुए हैं। तो इवन मेरी क्लास सिंगलटन है, थ्रेड सेफ है, उसके बाद भी मैं उसके दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाया वाया हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन एपीआई। सो वन ऑफ द तरीका है जिससे हम ब्रेक कर सकते हैं, किसी भी सिंगलटन क्लास के दो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन फिर इंटरव्यूअर का ये आ सकता है कि भाई आपको सिंगलटन क्लास को रिफ्लेक्शन एपीआई भी ब्रेक ना कर पाए, इसके लिए आप इसमें यहाँ पे ऐसा क्या चेंज करेंगे कि रिफ्लेक्शन एपीआई भी इसे ब्रेक ना कर पाए? तो इसका बहुत सीधा सा और सिंपल सा तरीका है। देखिए हुआ क्या, हमने कंस्ट्रक्टर की एसेसिबिलिटी चेंज कर ली, रिफ्लेक्शन एपीआई से इंस्टेंस बनाया, उसने कंस्ट्रक्टर कॉल दोबारा कॉल कर दिया। अगर हम समहाउ इसके अंदर ये रेस्ट्रिक्ट कर दें कि भाई ये दोबारा कभी कॉल ही ना हो पाए, और वो कैसे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? हमने इसके अंदर एक लाइन लिख दी, अगर ओबीजे हमारा नल नहीं है, मतलब उसमें कोई वैल्यू है, तो लेट्स थ्रो सम एक्सेप्शन। मैं चाहता तो एक्सेप्शन ना भी थ्रो करूं, लेकिन यह है कि बेस्ट है कि आप एक प्रॉपर एक्सेप्शन थ्रो यहाँ पे करते हैं। सॉरी मैं थोड़ा सा मिस कर गया बोलने में, लेकिन हाँ यहाँ एक्सेप्शन थ्रो करते हैं। जैसे मैंने थ्रो कर दी एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन में यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया थ्रो न्यू एक्सेप्शन, और मैंने कुछ मैसेज डाल दिया, यू कैन नॉट कॉल दिस। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया यू कैन नॉट कॉल दिस, और यहाँ पे लगा दिया थ्रोज एक्सेप्शन। तो अब आप देखेंगे कि अगर कोई मेरे सिंगलटन मेथड का कंस्ट्रक्टर किसी तरह कॉल कर भी लेता है, तो पहली बार जब ऑब्जेक्ट की वैल्यू नल है तब तो ठीक है, ये एक्सेप्शन नहीं आएगी और नॉर्मल कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। लेकिन अगली बार अगर आप सेम काम करने की भी कोशिश करोगे, तो भी वो एक एक्सेप्शन रेज कर देगा और वो बोल देगा यू कैन नॉट कॉल दिस। तो अगर आप यहाँ पे जाते हैं और अब सेम काम हम ट्राई करते हैं यहाँ पे, और ऑब्वियसली मुझे थ्रोस में एक्सेप्शन यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंने वहाँ कर दे दिया है। अब मैं इसको चलाता हूँ तो आप प्रोग्राम को देख सकते हैं। यहाँ पे पहली बार में कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, एक ऑब्जेक्ट बना ये वाले से। दूसरी बार में जब मैंने एक रिफ्लेक्शन एपीआई यूज करके भी ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की, तो इस लाइन पे उसने एरर दे दी कि एक्सेप्शन आई है भाई मुझे, और बोल रहा है क्या बोलते हैं कि यू कैन नॉट कॉल दिस, आप इस कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कॉल कर सकते? क्योंकि हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि अगर इसका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बन चुका है तो हम उसका ऑब्जेक्ट दोबारा नहीं बनने देंगे। तो ये वे है कि कैसे हम रिफ्लेक्शन एपीआई की हेल्प से भी माई सिंगलटन क्लास वाला जो पैटर्न है, सिंगलटन पैटर्न को ब्रेक ना कर पाए।
ठीक है, अब आइए हम देखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं आप वीडियो पॉज करके थोड़ा सोच के रिवाइंड करके एक बार दोबारा देखेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट मेथड में आते हैं, जब बात करते हैं कि हम भाई रिफ्लेक्शन एपीआई भी यूज़ नहीं करेंगे, बट हमें फिर भी ब्रेक करके रहेंगे। तो अब हम ऐसा क्या करें कि रिफ्लेक्शन एपीआई भी यूज़ ना करें, फिर भी ब्रेक करें, हमारी सिंगलटन पैटर्न का दो ऑब्जेक्ट बना लें। उसके लिए दूसरा तरीका होता है जहाँ पे हम सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन यूज़ कर सकते हैं। तो आते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे स्लाइड में भी देखा था, दूसरा तरीका है डी सीरियलाइजेशन और तीसरा तरीका है क्लोनिंग। तो हम एक एक करके आते हैं। अभी सीरियलाइजेशन डी सीरियलाइजेशन की हेल्प से हम देखते हैं कैसे हम रिपीट कर सकते हैं सेम चीज़ को। तो मैं पहले कोड एक बार डिलीट कर देता हूँ जितना मैंने यहाँ पे लिखा है रिफ्लेक्शन एपीआई के लिए। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, लेट्स से कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया अपनी सिंगलटन क्लास का, उसका हैश कोड मैंने प्रिंट कर लिया है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को एक फाइल में राइट करूंगा, मतलब सीरियलाइज करके एक फाइल में राइट कर दूंगा। उस बाद उसी फाइल से उस ऑब्जेक्ट को रीड करूंगा और वापस ऑब्जेक्ट में डाल दूंगा। तो उस केस में जो मेरे obj1 और दूसरा जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो दोनों डिफर कर जाएंगे। अब इस चीज़ को कैसे करना है, मैं जल्दी से एक छोटा सा कोड लिखता हूँ। तो लेट्स से मैंने बनाया एक ऑब्जेक्ट, आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट ओएस लिख लेते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। इसके ब्रैकेट में मैंने पास किया न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और इसके ब्रैकेट में मैंने एक फाइल का नाम दे दिया, मैं कुछ भी दे सकता हूँ, चलो जैसे मैंने दे दिया सिंगलटन डॉट ओबीजे या ऑब्जेक्ट डॉट ओबीजे, कुछ भी नाम दे सकते हैं, नाम में कोई नहीं, एक्सटेंशन में भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी नाम दो। बस ये है कि इस फाइल में जाके वो राइट हो जाएगा जो भी मैं यहाँ पे राइट करूंगा। मैंने अगली लाइन पे लिखा ओ डेट राइट ऑब्जेक्ट। तो ये एक मेथड होता है ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम में राइट ऑब्जेक्ट, इसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट पास किया तो ये राइट हो जाएगा इस फाइल के अंदर जाके। अच्छा, एक चीज़ और है, ये राइट तभी होगा जब ये हमारी जो क्लास का ऑब्जेक्ट है जिसको हम राइट करना जा रहे हैं माई सिंगलटन, वो सीरियलाइजेबल हो। तो उसके सीरियलाइजेबल बनाने के लिए मुझे यहाँ पे एक मार्कर इंटरफेस इम्प्लीमेंट करना पड़ता है सीरियलाइजेबल। जैसे ही मैंने सीरियलाइजेबल यहाँ इम्प्लीमेंट किया, अब मैं जाऊँगा तो एक फाइल में ये राइट हो जाएगा मेरा सिंगलटन डॉट ओबीजे में जाके, ये हमारा राइट हो जाएगा ऑब्जेक्ट सीरियलाइज होके। तो अगर आपको देखना हो चला के कि क्या हुआ एक्चुअली में, कुछ हो रहा है नहीं से, तो यहाँ पे रन एज जावा एप्लीकेशन किया, आप देखिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, आउटपुट आया, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा था एक फाइल में राइट हो जाएगा। तो अगर मैं इससे अपने फोल्डर को यहाँ पे जाके रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं नीचे मेरा सिंगलटन डॉट ओबीजे नाम की एक फाइल बन गई है, और ये ऑब्वियसली रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होगी, तो थोड़ा टाइम ले रहा है मेरे सिस्टम से खुलने में। मैं इसके साथ मेरा एडिटर अटैच नहीं है, तो मैं इसको आपको नोटपैड या कहीं पे खोल के दिखा देता हूँ, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। तो इस फाइल को खोलने के लिए, ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट एक्स कोड में खुल रहा था तो मैंने उसे बंद कर दिया। मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करके इधर मूव कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये फाइल मेरा कुछ राइट हो गया है। ये रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, बट इसके अंदर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट था वो डिटेल यहाँ पे आ गई है, आप यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो गई है। अब मैं सेम ऑब्जेक्ट को रीड करके वापस एक ऑब्जेक्ट में डालूंगा। तो मैं क्या करूंगा, फाइल में डेटा है, अब मुझे रीड करना, तो जैसा राइट करते समय ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम लिया था, उसी का रीड करते समय ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम नाम की एक क्लास है मेरे पास, ORES लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया न्यू ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, ब्रैकेट में मैंने पास किया न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। यहाँ पे मैं सेम फाइल का नाम दूंगा जो जिस फाइल से मैंने रीड करना है डेटा, तो राइट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना फाइल का नाम पेस्ट कर दिया जहाँ से मुझे डेटा रीड करना है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा oif डॉट रीड ऑब्जेक्ट। अब oif डॉट रीड ऑब्जेक्ट को लिखा यहाँ पे, और ये मैं एक दूसरे ऑब्जेक्ट में इसे गेट करना चाहता हूँ, यहाँ लिखा हूँ, और इसे कास्ट कर लेते हैं माई सिंगलटन में। और अब आप इसको यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं obj2 डॉट हैश। तो अब आइए देखें क्या होता है। हमने प्रोग्राम रन कराया और आप ये देख सकते हैं हमारे दो अलग अलग हैश कोड आए, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट बन गए हमारे इस समय। सीरियलाइज सिंगलटन क्लास के भी दो ऑब्जेक्ट बन गए। ऑल्दो कंस्ट्रक्टर कॉल्ड एक बार लिखाया, तो दूसरी बार जो ऑब्जेक्ट बना वो कंस्ट्रक्टर की हेल्प से नहीं बना है, वो दूसरे तरीके से हमने बनाया है, राइट। लेकिन फिर भी हमारे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बन गए सिंगलटन क्लास के, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई इस वाले वे को हम
कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि सीरियलाइजेशन के बाद भी ये दो ऑब्जेक्ट ना बन पाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं माई सिंगलटन क्लास में जाएंगे, यहाँ पे एक मेथड मैं बनाता हूँ। ये स्पेशल मेथड है हमारा, और मेथड में मैं क्या कुछ ऐसा लिखूंगा, पब्लिक ऑब्जेक्ट, और मेथड का नाम है रीड रिजॉल्व। मैंने एक मेथड लिखा रीड रिजॉल्व, और यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दूंगा, यही वाला जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है हमारा माई सिंगलटन का। तो देखिए, इस केवल इतना लिखने से होगा क्या, जब पहली बार ऑब्जेक्ट बना कोई बात नहीं है, ऑब्जेक्ट राइट हो गया कोई बात नहीं है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट को रीड करके, एक फाइल से रीड करके नया ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, तो भी वो रीड रिजॉल्व वाले मेथड का यूज करने की वजह से, क्योंकि वो रीड रिजॉल्व मेथड का यूज करता है इंटरनली, आपको सेम ऑब्जेक्ट ही लौट आएगा। तो अगर आप देख सकते हैं इस समय हमारा रीड ऑब्जेक्ट करने के बाद भी यहाँ पे सेम ही हैश कोड मिला। तो ये हमारा दूसरा वे हो गया कि डीसीरियलाइजेशन, सीरियलाइजेशन का यूज करके कैसे हम रिफ्लेक्शन, सॉरी, कैसे हम अपने सिंगलटन पैटर्न को ब्रेक कर सकते थे, और उसको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम रीड रिजॉल्व मेथड का यूज करके अपनी सिंगलटन पैटर्न वाली क्लास में। ये तो हमने देख लिया है रिफ्लेक्शन एपीआई से कैसे हम सिंगलटन पैटर्न को हमने ब्रेक किया और उसको कैसे प्रिवेंट किया, हमने डीसीरियलाइजेशन और सीरियलाइजेशन के मेथड से भी देख लिया। नाउ अब हम बात करते हैं तीसरे मेथड की, जिससे हम अपने सिंगलटन पैटर्न की क्लास के भी मल्टीपल इंस्टेंसेस बना पाएंगे। वो तीसरा मेथड है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्लाइड में, क्लोन। सो नाउ हम बात करेंगे क्लोन की, कि क्लोन करके हम कैसे सिंगलटन क्लास का मल्टीपल इंस्टेंस बना सकते हैं। सो लेट्स गो बैक टू अवर इक्लिप्स, और यहाँ पे जाके हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो मैंने क्या किया, डीसरियलाइजेशन सीरियलाइजेशन वाला कोड मैंने हटा दिया है, ये सारा इंपोर्ट्स वगैरह हटा देता हूँ। यहाँ पे जाके जो मैंने ये सीरियलाइजेबल इम्प्लीमेंट किया था, इसको हटा के मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ क्लोनेबल। और क्लोनेबल मैंने यहाँ पे लिखा, ऊपर से एक्स्ट्रा इंपोर्ट हटा दिया, और ये मेथड जो मैंने अभी डी डिसॉल्व बनाया था इसको हटा दिया। ठीक है, अब क्लोनेबल है, यहाँ पे मैंने मेथड लिखा है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपका, यहाँ पे मैं इसका क्लोन मेथड को ओवरराइड कर लेता हूँ। तो उसका सिंपल है पब्लिक ऑब्जेक्ट, ओवरराइड लिख देते हैं, ओवरराइड पब्लिक ऑब्जेक्ट क्लोन। तो क्लोन्ड, सॉरी, क्लोन नॉट सपोर्ट एक्सेप्शन, और यहाँ मैं लिखता हूँ रिटर्न सुपर डॉट क्लोन। तो क्लोन, सुपर डॉट क्लोन मैंने यहाँ पोस्ट किया। अब इस मेथड का यूज करके, जैसे कि आपको पता है कि इस मेथड का यूज करके हम अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का क्लोन बनाना है, किसी क्लास के ऑब्जेक्ट का क्लोन बनाना है, तो उस क्लास को सबसे पहले क्लोनेबल होना चाहिए। उसके अंदर हमें एक मेथड ओवरराइड करना होता है, क्लोन मेथड हमने ओवरराइड कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से माई सिंगलटन obj2, और यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ obj1 डॉट क्लोन, और क्योंकि वो ऑब्जेक्ट लौटा रहा है, मैं यहाँ पे सो कास्ट कर लेता हूँ। और नाउ लेट्स सी, हम वही करते हैं जो अब तक करते आ रहे हैं, हम obj2 का हैश कोड प्रिंट करेंगे, और देखते हैं कि इस समय हमारे जो obj1 है और obj2 है, क्या इसका एक ही हैश कोड आता है, अलग अलग आता है। ओके, तो हमने देखा कि इसका भी अलग अलग हैश कोड आया। इसका अलग अलग हैश कोड आया, तो मीन्स क्या हुआ कि हमारे दो इंस्टेंसेस बन गए हमारे सिंगलटन क्लास के भी। तो अगर हमें इस वाले मेथड से भी अपने आप को सेव करना हो, अगर हमारी सिंगलटन क्लास क्लोनेबल है, तो हमें इंश्योर करना होगा कि क्लोनेबल होने पे भी वो वही ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। इंस्टीड ऑफ सुपर डॉट क्लोन, हम ऐसे केस में ओबीजे रिटर्न कर देंगे सीधे, यही वाला। तो ऐसा करने से बहुत सीधा सा होगा कि अब अगर आप सेम चीज़ कॉल करोगे, तो आप देखिए सेम ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल वेज लिखे हैं कि क्लोनेबल वाले वे से भी हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। उसे प्रिवेंट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि क्लोन मेथड को ओवरराइड करके आप सेम ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दो, ताकि हर बार नया इंस्टेंस बनने के बजाय क्लोन करने पे भी वो सेम इंस्टेंस लौटाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बहुत सारे तरीके कवर किए, सिंगलटन पैटर्न के बारे में डिटेल में समझा, और उसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल में समझा। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम समझ चुके हैं, रिफ्लेक्शन एपीआई का भी हमने देखा, हमने डिसेंट्रलाइजेशन क्लोन मेथड का भी देखा, हमने थ्रेड सेफ्टी के बारे में पढ़ा, और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। बट इसके अलावा एक चीज़ और है जो आज
तो कल पूछी जाती है सिंगलटन रिलेटेड क्वेश्चंस की जब बात आती है, एक और पैटर्न तरीका होता है सिंगलटन क्लास बनाने का, जिसे हम आप स्क्रीन पे हमारे देख सकते हो। इसका नाम है बिल पक सिंगलटन। सो व्हाट इज बिल पक सिंगलटन? सो और इसका नाम बिल पक सिंगलटन क्यों है? तो एक्चुअली में दिस मेथड ऑफ क्रिएटिंग अ सिंगलटन पैटर्न क्लास वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर विलियम पक। तो उनके नाम पे ये पड़ा है बिल पक सिंगलटन मेथड। और इसमें हम देखते हैं कि इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एक सिंगलटन पैटर्न की क्लास बनाने के लिए। तो चलते हैं वापस अपने इक्लिप्स में। यहाँ पे हम इसको रिवर्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम अपने सिंगलटन पैटर्न की क्लास में चलते हैं। इसमें हम इसका ये सब क्लोन मेथड हटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऊपर से ये हटा देते हैं और चलिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए आप लोगों को समझाने के लिए मैं अपने पुराने वाले वे में एक बार ले आता हूँ, जो हमारा वे था लेजी लोडिंग वाला, जहाँ पे हम गेट ऑफ टाइम्स के अंदर कुछ ऐसे लौटाते थे, याद है आपको? राइट। सॉरी, लेजी लोडिंग नहीं, ईगर लोडिंग वाला। तो ईगर वाले वे में हमने माई सिंगलटन को ऑब्जेक्ट बनाते थे और डायरेक्ट बना लेते थे और वही ऑब्जेक्ट लौटा देते थे। अगर आपको याद हो कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में जब इस वे की बात की थी, तो इसमें हमारी एक प्रॉब्लम थी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को ना भी एक्सेस कर रहे हो, हमने माई सिंगलटन का ए भी एक्सेस कर रहे हो, तो भी हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जा रहा था, क्योंकि स्टैटिक क्लास स्टैटिक जितने भी वेरिएबल्स हम सबको मेमोरी मिल जा रही थी क्लास लोड होने की वजह से। तो यहाँ पे हमारी ये वाली इश्यू आ रहा था, इसीलिए हमने उसे ईगर लोडिंग से लेजी लोडिंग में गए थे। तो अगर हमारी समहाउ ये वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही होती कि इसका ऑब्जेक्ट ना बन रहा होता, हमारा कंस्ट्रक्टर ना चल रहा होता ए एक्सेस करने पे, तो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इस प्रॉब्लम को फर्स्ट ऑफ ऑल रिजॉल्व किया डॉक्टर विलियम पग ने। तो अब वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो कैसे किया। तो सबसे पहले मैं एक बार वापस यहाँ पे जाता हूँ, आपको बस रिमाइंड कराने के लिए। यहाँ पे मैं ये लाइन भी कमेंट आउट करता हूँ और केवल यहाँ पे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल सिसो और मैंने हेलो प्रिंट कराया। अभी आप देखोगे कि इस समय कंस्ट्रक्टर कॉल्ड लिखा आएगा स्क्रीन पे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे आपने प्रिंट में देख रहे हो केवल लिखा है हेलो, क्योंकि अभी तक मैंने माई सिंगलटन यूज़ नहीं की। क्योंकि हमने माई सिंगलटन यूज़ नहीं की तो वो क्लास लोड नहीं हुई, उसके क्लास लोड नहीं हुई, उसके स्टैटिक वेरिएबल्स को भी जगह नहीं मिली और उसका कंस्ट्रक्टर भी कॉल नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस हेलो की जगह अगर मैं यहाँ लेट से प्रिंट कर देता हूँ, चलो माई सिंगलटन डॉट ए, इतना लिखने पे, क्योंकि मैं माई सिंगलटन की क्लास को लोड होना पड़ेगा ए को प्रिंट करने के लिए, और जब ए को मेमोरी एलोकेट होगी उसके साथ साथ क्लास लोडिंग में साथ में इसको भी मेमोरी एलोकेट होगी ओबीजे को, क्योंकि इसके आगे न्यू माई सिंगलटन लिखा हुआ है, तो ये भी क्रिएट हो जाएगा। ये हमारा ओवर था। आज इसको हमारे डॉक्टर विलियम पग ने कैसे रिजॉल्व किया? तो उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया। इन्होंने क्या किया कि इसको यहाँ से हटा दिया, मैंने कट कर लिया है और कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है हमारा, उसे प्राइवेट रहने देते हैं अभी। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि एक छोटा सा हम चेंज करते हैं। हमने यहाँ पे एक बना लिया प्राइवेट स्टैटिक क्लास और लेट से मैंने नाम दे दिया सिंगलटन हेल्पर। मैंने एक इनर क्लास बनाई, स्टैटिक इनर क्लास। मैंने क्या बनाई? एक स्टैटिक इनर क्लास बनाई है यहाँ पे, स्टैटिक इनर क्लास और प्राइवेट है। और मैंने यहाँ पे वो वेरिएबल जो मैंने दिया था वो यहाँ पे ले लिया और मैं चाहूँ तो इसे साथ पे फाइनल भी कर देता हूँ। और अब ये जो वेरिएबल मैंने यहाँ लिया था उसकी जगह यहाँ ले लिया, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा? प्राइवेट स्टैटिक क्लास सिंगलटन हेल्पर और इसके अंदर लिखा प्राइवेट स्टैटिक फाइनल माई सिंगलटन और उसके बाद ओबीजे मैंने नाम दिया और यहाँ पे मैंने न्यू सिंगलटन, जो न्यू माई सिंगलटन क्लास का और वो इंस्टेंशिएशन किया, जो कि हमारा प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है क्योंकि हम अंदर से कॉल कर सकते हैं उसे। और जो हमारा गेट इंस्टेंस मेथड है उसमें मैं छोटा सा चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं ओबीजे लिखने के बजाय रिटर्न करता हूँ सिंगलटन हेल्पर डॉट ओबीजे, क्योंकि अब सिंगलटन ओबीजे हमारा डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं है, ये हमारे इनर क्लास के अंदर डाल दिया, तो मैंने सिंगलटन हेल्पर डॉट ओबीजे लिखा। तो अब देखिए इससे चेंज क्या होगा? इससे चेंज ये होगा कि हमारा मेन क्लास में अगर मैं
ए भी कॉल करता हूँ, इस समय ए को भी प्रिंट करता हूँ, तो देखिए क्या आउटपुट आएगा। इस समय मेरा आउटपुट आया केवल और केवल 10। इसका मतलब ये कि मैंने माई सिंगलटन क्लास को लोड भी किया, उससे ए भी प्रिंट हुआ, स्टैटिक वेरिएबल को वैल्यू भी मिली, उसके बाद भी इसको ये ऑब्जेक्ट का इंस्टेंशिएशन नहीं हुआ तब तक भी। और क्यों नहीं हुआ? क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल को वैल्यू मिली इस क्लास के माई सिंगलटन के, लेकिन हमने सिंगलटन हेल्पर को अभी तक यूज़ नहीं किया, जिसकी वजह से इसका स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट नहीं हुई। जब तक हम सिंगलटन हेल्पर का कुछ यूज़ ना कर लें स्टैटिक वेरिएबल, तब तक यहाँ के स्टैटिक वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। तो ये हमारा विलियम पग मेथड है, जिसमें हमें कोई जो हमारा लेजी लोडिंग का अलग से इफ एल्स का इफ चेक लगाना पड़ता था कि नल है या नहीं है तब इंस्टेंशिएट करो, तो प्रॉब्लम इसने यहाँ पे रिजॉल्व कर दी। हमारे विलियम पग मेथड ने, मुझे इफ चेक की जरूरत नहीं है। और मज़ेदार बात है, क्योंकि अब इफ चेक की जरूरत नहीं है, मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड का एक फंक्शन नहीं है, तो जो हमारी मल्टी थ्रेडिंग की प्रॉब्लम थी ये भी यहाँ से ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो गई। क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग में हमारे पास प्रॉब्लम यही थी ना कि मल्टीपल थ्रेड्स सेम लाइन के अंदर नल चेक लेने चले गए थे कि T1 भी चेक कर रहा है कि भाई नल है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो, T2 भी चेक कर रहा है नल है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो, दोनों एक साथ घुस गए, दोनों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। बट यहाँ पे वो केस कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि कभी हमारा दो ऑब्जेक्ट एक साथ कोई ऐसा नल चेक हमारे यहाँ पे है ही नहीं। हम तो हमें ये प्रॉब्लम भी फेस नहीं होगी। तो विलियम पग मेथड ने हमारे दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व किया और बहुत इजी वे में सॉल्व किया। तो बस आपको कुछ नहीं, बस इतना करना पड़ा कि एक अदर स्टैटिक इनर क्लास बनाई है, जिसके अंदर आपने स्टैटिक फाइनल वेरिएबल लिया और उसको हमने रिटर्न किया है। इस बात को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस समय हमें अलग से स्टैटिक इनर क्लास क्यों बनानी पड़ी, वो मैंने आपको इस एग्जांपल के साथ, पब्लिक स्टैटिक एंटिटी के साथ मैंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि नहीं बना रहे थे तो दिक्कत क्या हो रही थी। अब चलिए, मैंने इसे तो प्रिंट करा ही लिया है, मैं साथ में इसको भी यहाँ पे 2 बार लिखता हूँ और हम ये भी देख लेते हैं कि क्या ये हमारा पैटर्न बिल्कुल वर्क कर रहा है सही से। तो मैंने OBJ1 और OBJ2 बनाया, दोनों का मैंने यहाँ पे किया और आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर कॉल एक ही बार हुआ और दोनों का हैश कोड सेम आया है। राइट, दोनों का हैश कोड सेम आया है। तो आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे विलियम पग मेथड से भी सिंगलटन पैटर्न हमने अचीव किया है, मल्टीपल इंस्टेंसेस भी गेट किए और दोनों इंस्टेंस एक्चुअली में एक ही इंस्टेंस है। तो हमारे OBJ1 OBJ2 के अंदर एक ही इंस्टेंस है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया मेरा सिंगलटन जैसे छोटे से टॉपिक पर, बट यहाँ पे मैंने इंटरव्यू के मल्टीपल क्वेश्चंस कवर किए जो पूछे जाते हैं। तो अगर आपको डीप नॉलेज की जाए तो आपको ये समझना चाहिए, एक एक चीज़ें यहाँ पे मैंने समझाई कि केवल क्यों कैसे होता है, नहीं कि कोई चीज़ अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वो आप समझेंगे, दिमाग में बैठाएंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। और आई होप कि आप इंटरव्यूज़ में अपने और बेटर तरीके से इसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन पैटर्न के साथ। थैंक यू।